विदेश नीति को इस तरह से समझें आप, भारत के चारों तरफ से चीन ने एक घेरा बनाया। जो देश हमारे साथ में कभी हुआ करते थे, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये ऐसे देश रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ में रहे। आज के समय में इनमें से कोई देश हमारे साथ में नहीं। ये सारे देश चाइना के साथ में जाके बैठ गए। इसके अलावा एक बहुत मजबूत देश था, एक विश्व शक्ति, वो था रशिया। अब वो रशिया भी चाइना के खेमे में जाके बैठ गया। और इसके अलावा दूसरी चीजें देखें, चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है। मैं किसी भी हालत में पाकिस्तान को खतरा नहीं मानता। पाकिस्तान को तो जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन उसे ऐसा सबक सिखा देंगे कि उभर नहीं पाएगा। सबसे बड़ा खतरा है चाइना। चाइना ने कहां से घेरा है? तिब्बत से लेके आजाद कश्मीर से होता हुआ और पूरे पाकिस्तान में उसने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है जो पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक पहुंचा। तो सड़क का रास्ता बना दिया उसने पाकिस्तान उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद नेपाल से लेके ये तिब्बत का जो रास्ता है, यानी कि जो पहाड़ी रास्ता हम जिसे कह सकते हैं, वहां से उसने सड़क बनानी शुरू करती है। तो आप देखेंगे कि हमारा दो हिस्सा, जो पश्चिमी भारत है और जो उत्तर भारत है, उसने सड़क मार्ग से घेर लिया। नीचे आप आ जाएं, जो हमारा जल मार्ग है या समुद्री रास्ता है, श्रीलंका का जो एक बंदरगाह है उसने पूरी तरह से खरीद लिया, जो हमारे से 200 किलोमीटर की दूरी पर पूरी तरह से उसके हाथ में है। इसके अलावा नीचे हिंद महासागर में चले जाएं, मालदीव से कई द्वीप उसने खरीद के वहां पर वो अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा आप चले जाएं तो कराची में वो है ही, और कराची के आगे वहां पाकिस्तान के वहां नौसैनिक अड्डा बना रहा है। थोड़ा सा और आगे चले तो ईरान का जो इलाका है खाड़ी का, वहां पर वो नौसैनिक अपना अड्डा बनाने का प्रयास कर रहा है। इधर आप आ जाइए तो बांग्लादेश जो है वहां पे उसने अपनी नौसैनिक गतिविधियां कर दी हैं। मतलब यह है कि सड़क के माध्यम से और नौसेना के माध्यम से ये नौसैनिक अड्डे बना के चारों तरफ से चाइना ने हमें घेर लिया। हमारी क्या नीति है इसको लेकर? अच्छा, मोदी जी की क्या नीति है इसको लेकर? अभी संयुक्त राष्ट्र लाल तो बहुत जोड़ो, मोदी जी के पास तो पीली और सफेद आंख भी नहीं है उसे दिखाने को। संयुक्त राष्ट्र सत्र में सब चीज की बात की, आतंकवाद को लेकर बात की, हर चीज, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। तो मोदी जी खुद डर रहे हैं चीन से या उनको डरा नहीं? डर नहीं रहे। हाँ। मोदी जी की चीन के साथ में सौदेबाजी है। हाँ। ये इस तरह से समझ में आती है कि एक तरफ तो आप लोगों को बताते हो कि चीन खतरा है, और दूसरी तरफ चीन के साथ आपका व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। चीन की जो कंपनियां हैं पीएम केयर फंड में आपको पैसा दे रही हैं, आपको चंदा दे रही हैं, आपकी एक ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को चंदा दे रही हैं, पैसा दे रही हैं, लगातार उसकी कंपनियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं। और क्या होगा? किस तरह से कब्जा करेगा? हमारी पूरी मार्केट पर चीन ने कब्जा कर रखा है। यहाँ हर चीज, दिवाली के दिए से लेके और होली के रंग तक, क्या चीज ऐसी नहीं है जो चाइना की इस्तेमाल नहीं कर रहे हम, सारी चीज उसकी कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं उसको लाल आंखें दिखाते हैं? अब लाल आंखें कहाँ गई आप? बाइकआउट चाइना तो कहा था ना। बाइकआउट चाइना आप कहते रहिए, लेकिन चाइना जो आया है, हमारे 21 सैनिक शहीद हो गए, आपको मालूम है लद्दाख में। उसके बाद में चाइना जो फिंगर 8 तक हम जाते थे, आज वो चाइना फिंगर 4 पे आके बैठ गया है, वहां से पीछे नहीं जा रहा। और ये सारी चीजें सबूत है, आप बोल भी नहीं रहे, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि ना तो इस देश में कोई घुस के आया है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी जमीन कब्जे में है। तो फिंगर 4 पे कैसे बैठा वो? कैसे बैठा वहां पे? धोखा दे रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं 100%। देखिए, देश को तबाह करने के लिए मोदी जी ने सारी रणनीति बना ली है। कोई आपके आज की तारीख में विदेश नीति नहीं है, और गृह नीति तो केवल और केवल इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें तबाह करने की गृह नीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अभी जो मीडिया है, बड़ी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, तो यहाँ तो कवर करती है, ये साथ में अमेरिका भी पहुँच गई। देखो, वो तो मीडिया कहीं भी पहुंच जाएगा। अगर गुलाम मीडिया है तो जहां उनके मालिक जा रहे हैं गुलामी करते करते वहां तो जाएंगे, लेकिन वहां से लाए क्या? बेइज्जती करा के लेके आए ना, बेइज्जती कराए अपनी भी और देश की भी। और वो जो गुलाम और दलाल मीडिया है उसकी बात करना बेकार है। मुझे आपसे एक बड़ी आपत्ति है मेरी, आप ये मत कहो कि बड़े मीडिया, बड़ा वो होता है जो सच दिखाने की,
सच बोलने की और लोगों के बीच में जाके सच्चाई रिकॉर्ड करने की हिम्मत रखता है। सच्चाई दिखाई तो है। किसने दिया? वो तो सोशल मीडिया ने दिखाई, उन्होंने नहीं दिखाई, उनकी तो हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने दिखाई, मोदी जी को गाली मिली, पहले प्रधानमंत्री है जिनको गाली मिली बढ़िया सी, है नहीं है? जो उनकी जो मीटिंग जिस हॉल में हो रही थी उसमें पहले प्रधानमंत्री है जो गाली मिली और इतना विरोध हुआ। जो व्हाइट हाउस है उसके सामने इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, मोदी जी का दिखाना, सारे के सारे दिखा नहीं रहे हैं। ये स्थिति है। तो उस गुलाम मीडिया, उस दलाल मीडिया, मोदी जी के तलवे चाटने वाली मीडिया की बात बंद करो। मीडिया तो आप है जो इस धूप में, इस गर्मी में 4-5 घंटे से पूरे किसान आंदोलन को कवर कर रहे हो, लोगों को सच्चाई दिखा रहे हो कि देश को बचाने के लिए किसान अभी भी धूप में खड़ा हुआ है, सड़क पे लड़ रहा है। ये है मीडिया। अच्छा, अभी किसान ये भारत बंद का जो ऐलान हुआ था, भारत बंद सफल रहा है एक तरफ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ रोडों पे काफी ज्यादा ट्रैफिक दिखा, लोगों को परेशानी हुई, सोशल मीडिया पर जो है लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राकेश टिकैत ने बोला था कि हमने पहले सावधान कर दिया था लोगों को। नहीं, देखिए, जब देश तबाह हो रहा है उसको बचाने के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। क्या किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा? किसान मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान इस देश के मध्यम वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा, क्या वकीलों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, क्या प्रोफेसर की लड़ाई नहीं लड़ रहा, टीचर्स की लड़ाई। ये किसान देश को बचाने के लिए सबकी लड़ाई लड़ रहा है। जब सब कुछ तबाह हो जाएगा तभी लोग इस बात को माने। जब दिख रहा है किसानों को कि देश तबाह हो रहा, उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। रही इसकी बात कि परेशानी, तो यार देश अगर बच गया बहुत बड़ी परेशानी से बच जाओगे। जो परेशानी आज आपको दिखा रही दे रही है, वैसे भी वो परेशानी हमारे द्वारा बनाई नहीं है, वो परेशानी सरकार द्वारा बनाई है। और जिनकी आप बात कर रहे हो वो तो उनका आईटी सेल है बीजेपी का, जो पता नहीं कहां से पुरानी वीडियो निकाले। एक मैं वीडियो देख रहा था कल, बड़ी मजेदार वीडियो थी, उसमें पता नहीं कहां की एक वीडियो निकाल रखी थी, उसमें दादरी चलो, वो जो वहां पे बात चल रही है ना, जो झगड़ा चल, जो दादरी चलो, वो करीब 37 सेकंड की है। और भैया ऐसा कहीं भी नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ होती तो कहीं तो पता लगता, कहीं तो सरकार होती, हल्ला मचता, मीडिया में आता, कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारी चीजें चलाई और दिखाई जाती हैं, इनका आईटी सेल ये सारा गंदा प्रचार करता है। लोगों को कोई परेशानी नहीं, लोगों को परेशानी इस आंदोलन से है, या लोगों को परेशानी इस बात से है कि यहीं से आगे मेरठ जाना बंद कर दिया मोटरसाइकिल वालों का। वो किसानों ने किया था, वो किसने किया? सरकार ने बंद किया ना। सरकार पैसा लेती है, हर जो मोटरसाइकिल चलाता है वो भी टैक्स देता है। अगर गाड़ी चल सकती है तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है ना, सब कुछ जा सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल वाला नहीं जाएगा, 3 व्हीलर वाला नहीं जाएगा, केवल कार वाले जाएंगे। ये किसने बंद किया? उससे परेशानी नहीं है लोगों को, परेशानी उनसे है। परेशानी उनसे है कि निजीकरण करके आप देश को तबाह कर रहे हो, 80% नौकरियों का खात्मा कर रहे हो, देश की संपत्ति को बेच रहे हो। परेशानी मोदी जी के उस झूठ से है जो मोदी जी लाल किले से पिछले 3 साल से बोल रहे हैं 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 100 लाख करोड़। अबे 100 लाख करोड़ की बात पिछले 3 साल से बोल रहे हो, और 4 साल में 6 लाख करोड़ जो है इकट्ठा करने के लिए देश बेच रहे हो। मतलब कुछ समझ में आती है बात आपको? तो दोनों में से कोई ना कोई बात झूठी है। ये है स्थिति, उनकी बात नहीं करनी। किसानों के आंदोलन से किसी को कोई परेशानी नहीं है, ये प्रचार झूठा। अच्छा, किसान आंदोलन तो कहा जा रहा है कि सफल हो रहा है। अब इसका जो प्रभाव है, क्योंकि आज भारत बंद किया गया था, पिछले साल भी भारत बंद का ऐलान हुआ था, मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ किसान करते रहते हैं ताकि किसान जागे रहें, और साथ ही सरकार जो है वो किसानों का नाम ना भूले। ये भी ये तो देखिए एक प्रक्रिया है, आंदोलन की प्रक्रिया है। कभी जो है धरना प्रदर्शन होता है, कभी भारत बंद होता है, कभी संसद लगाई जाती है, कभी किसान पंचायतें की जाती हैं। लोकतंत्र में अपनी बात उठाने का लोकतांत्रिक तरीका है, उसी के तहत हम कर रहे हैं। और हमारे दोनों काम हैं, एक तो जनता को जगाना, जागो भाई देश बर्बाद हो रहा, तबाह किया जा रहा है, और दूसरा सरकार को बताना कि तुम अगर अपनी जिद पे अड़े हो तो भैया हम भी कम नहीं हैं, जब तक तुम वापस नहीं लोगे लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने सर्दियां देख ली, हमने बरसात देख ली, और हमने जो भैया गर्मी देख ली, तो हम तो भैया मैदान में, वैसे भी किसान तो
मिट्टी का बेटा है और मिट्टी में ही रहता है, हमें क्या फर्क पड़ता है भैया, यही है, लड़ते रहो, सरकार नहीं मानेगी तो लड़ते रहेंगे। हाँ, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ आप ईवीएम को लेकर बड़ा विरोध करते रहे। ईवीएम का जो ये सिलसिला है, देखिए मैं हर उस बात के खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास करता हूँ, जनता को जगाने का प्रयास करता हूँ जो इस देश को तबाह करने के लिए सरकार लागू की है। देखिए एक बात बताइए, हम लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे अगर नहीं मानेंगे, पर अगर ईवीएम से बेईमानी होती रही तो कैसे उखाड़ के फेंकेंगे? लोग कहते हैं, बड़े अजीब अजीब तर्क देते हैं। लोग कहते हैं साहब अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो पश्चिम बंगाल में ममता क्यों जीत गई, पंजाब में कैप्टन क्यों जीत गए, कांग्रेस की सरकार क्यों बन गई, वहां पे छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस क्यों जीत गई, राजस्थान में कांग्रेस क्यों जीत गई? इसको समझने की जरूरत है। ईवीएम के मामले में सरकार दो जगह बेईमानी करती है और आने वाले समय में मैं आपको बाकायदा मेरा वीडियो आवेगा, मैं उसमें बताऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा कि ईवीएम में कहां कहां कैसे कैसे बेईमानी होती है, किस चीज का ध्यान रखना। अगर सरकार ईवीएम नहीं हटाती है तो हमें कितना ध्यान रखना, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, मुझे एक एक चीज मालूम। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ईवीएम में कहां बेईमानी करती है सरकार, मुख्य रूप से दो जगह बेईमानी करती है। एक करती है जब लोकसभा की इलेक्शन होते हैं ताकि केंद्र सरकार उसके हाथ में रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत कहां है, केंद्र सरकार के हाथ में। राज्यों में तो कोई ताकत नहीं है। अगर ये सरकार केंद्र में नहीं होती, राज्यों में होती, तो क्या ये कृषि कानून ला सकती थी? नहीं ला सकती, किसी कीमत पे नहीं ला सकते। लेकिन केंद्र में है तो राज्यों का हक छीन के, मार के और ये कानून ले आई। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें वहां बेईमानी करेगी, जैसे गुजरात है। क्यों? गुजरात मोदी जी की नाक का सवाल है, उनका गृह राज्य है, तो बेईमानी वहां करेगा, वहां नहीं जीता। नहीं तो ये सवाल होगा, अबे ये कैसे प्रधानमंत्री है मोदी जी, अपने गृह राज्य में हार गए, इनका ना रहा कुछ भी। अब ये मैसेज आएगा। दूसरा, कहां बेईमानी करेंगे? जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है। 80 सांसद हैं, 403 विधायक हैं, विधानसभा की सीटें हैं, और 31 सांसद लोकसभा के, वो राज्यसभा की, यानी इतनी बड़ी संख्या एमपीज की है लोकसभा और राज्यसभा में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ दोनों की इज्जत दांव पे लगी है, मोदी जी की भी, आरएसएस और बीजेपी, और साथ में योगी जी की भी। बहुत संभावना है यह बेईमानी। और बाकी राज्यों में अगर वो बेईमानी नहीं भी करती है तो सरकार बनाने में तो वो वैसे भी सफल हो जाती है। कर्नाटक में हार गई, फिर भी एमपी खरीद लिए, और कहा यह जा रहा कि 100-100 करोड़ रुपए देके खरीदेंगे। एमएलए खरीद लिए, कांग्रेस के एमएलए खरीद लिए, 17-18 जो उनको रिजाइन करवाया, और बाद में उनको जब सरकार बना ली फिर जिता के लिए आए, हो गया ना काम। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में किया। तो अगर राज्यों में उसकी सरकार नहीं भी बनती है तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे, केंद्र में जरूर। दूसरा, राज्यों में बेईमानी इसलिए भी कम की जाती है कि लोगों में जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है उसका जवाब वही लोग कहने लगे, ये कह के नहीं यार ईवीएम में बेईमानी नहीं है। ईवीएम में बेईमानी होती तो भैया कैसे जीत जाते वहां पे पंजाब में और वहां पे। पर मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूं जिससे आप समझ जाएंगे ईवीएम में बेईमानी है कैसे। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, उनमें से 23 मई को जिस समय चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, गिनती हो रही थी, उस समय इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े पड़े थे उनमें 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उनसे 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा थी या कम थी। अब मेरा एक सवाल है, अगर इतनी बड़ी संख्या में यानी 373, एक तो नहीं 373 लोकसभा सीटों पर 8 से 18,000 वोटें ज्यादा हैं, तो ईवीएम सही कैसे है मुझे बताओ, वो वोटें कहां से आएंगी? नंबर 2, आपको मालूम है समाजवादी पार्टी के बदायूं से उम्मीदवार लोकसभा के धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने उनके एक विधानसभा क्षेत्र में 1,81,000 वोटें पड़ी और गिनती के दौरान 1,89,000 के लगभग वोटें निकली, और उन्होंने इसकी शिकायत दी। आज तक उस पर कुछ हुआ नहीं, तो वो कहां से आ गई? अब आपको तीसरा उदाहरण देता हूं, ये रहा बागपत में एक कैंडिडेट है सुभाष कश्यप, उस व्यक्ति को देखते हो बड़ा संघर्षशील है, फौजी रहा, वो व्यक्ति कैंडिडेट था, और वो जिस बूथ पर उसकी वोट थी, उस वोट
उसकी वोट 0 निकली। यार आदमी की बीवी ना दे, बहन ना दे, बेटा बेटी ना दे, माँ बाप ना दे, दोस्त ना दे, वो तो जो खड़ा है वो तो अपनी वोट देगा, उसकी वोट 0 निकली। ये कैसे हो गया? दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन से इस बात के लिए उसे एक एप्लीकेशन दी गई, और किसने दी? द क्विंट ने। आप जानते हैं द क्विंट कितनी बढ़िया निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, छापे भी पड़े हैं उस पर, क्योंकि वो सच्चाई सामने लाता है। आज तक उन्होंने 4 बार एप्लीकेशन दी, आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसकी चारों एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया, बल्कि 27-28 मई को ही, यानी 3-4 दिन बाद अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े ही हटा दिए। भाई तुम अगर ठीक हो तो क्यों हटा रहे हो आंकड़े? दो ना सच्चाई। इसके बाद क्विंट ने एक और आरटीआई लगाई, उसने कहा भाई अच्छा ये नहीं दे रहे तो जितनी वीवीपैट में पर्ची निकली उनकी गिनती हो रही, उन्हीं का बता दो। तो इलेक्शन कमीशन है हमारे पास नहीं है वो। भैया लोकसभा के इलेक्शन की ये सारी पर्चियां तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास होंगी भाई? कौन कराता है ये सारी चीजें। इसके अलावा सरकार की बेईमानी इस तरह से भी आई। सरकार ने कहा था उसमें जो चिप इस्तेमाल होती है, डिवाइस उसमें इस्तेमाल होती है मशीन में, वो OTP यानी वन टाइम प्रोग्रामिंग, एक बार ही उसमें जो प्रोग्रामिंग होगी दोबारा नहीं हो सकती। लेकिन जब RTI लगाई गई और पता किया गया तो जिस कंपनी की वो चिप है उसने बताया कि नहीं, इसकी रीप्रोग्रामिंग भी हो सकती है। इसका मतलब उसमें दोबारा से भी सेटिंग हो सकती है, और वो सेटिंग हुई है, उसी का नतीजा ये है। कभी आपने सुना है कि जो वोट डालते हैं, वोट डाली कांग्रेस को, BSP को, या जो है समाजवादी पार्टी को, वोट जाती है बीजेपी। कभी ये सुना कि बीजेपी को वोट डाली हो और वो कांग्रेस को चली गई हो? नहीं सुना ना। अच्छा तो आप किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जो वो किसान बैठे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है कृषि कानून क्या है। अब आपने जो किताब लिखी है इसमें किस तरीके से बताया है तो कृषि जो किसान है उनको भी पता चलेगा और जो आम जनता है उनको भी समझ में आएगा। देखिए, जो किसान हैं उन किसानों को कृषि कानूनों के विषय में पूरी तरह से मालूम है, जानकारी है, पर फिर भी अगर कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, मैंने उन सबको इस किताब में बहुत ही सरल भाषा में, साधारण भाषा में, आम भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया। और इसके लिए मैंने ये किया है कि जितनी भी सरकार ने चिट्ठियां लिखी, 8 पेज की चिट्ठी कृषि मंत्री ने लिखी, जो प्रपोजल दिया किसानों को कि हम ये कर सकते हैं, उसमें जितने सवाल हैं, और मोदी जी जितने बातें कहते रहते हैं कि MSP थी, है नहीं है, और है रहेगी, और जो भी बातें कहते हैं कि किसान अपनी फसल जो कहीं भी बेच सकता है, सारे बैरियर खोल दिए गए। क्या 5 कुंटल अनाज बेचने के लिए किसान अमेरिका जाएगा क्या? मोदी जी बतावे इसे। भाई मोदी जी के हिसाब से इस देश में 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसान है, मतलब जिनके पास 2 हेक्टर, मतलब यानी कि आप मानिए कि करीब 10 एकड़, इससे ज्यादा जमीन नहीं है उनके पास में। और कहो बीघे में कहो तो उनके पास में 2 हेक्टर में तो 5 एक वो हो गई, 2.5 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में, 5 एकड़ यानी 25 बीघा जमीन वो छोटे और सीमांत किसान में आती है। 25 बीघा जमीन में कितना हो जाएगा? वो उसे अपने घर के लिए भी रखना है अनाज और बेचने के लिए। और आज की तारीख में अगर गेहूं बो तो गेहूं को अपने घर काट के लाने में आधा जो अनाज है वो कटाई में और थ्रेशर से निकलवाने में उसी में चला जाता है। मैं किसान हूं, मैं इसलिए जानता हूं, बुवाई की तो बात ही छोड़ दो, केवल काटने में आधा चला जाता है ना मैम? तो जो आधा बचता उसमें घर के लिए रखेगा और फिर बेच के आवेगा। कुछ भी किसानों के लिए नहीं है, ये केवल और केवल व्यापारियों के लिए जो बाधाएं थी उनको हटाया गया। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो सीमा लगा रखी थी उसको हटाया गया ताकि व्यापारी जितना चाहे मार्केट से माल अनाज खरीद सकें और इसका भंडारण कर सकें और फिर उस समय बेचें जिस समय जो है उसकी मारामारी हो, अधिक कीमत पर बेचें, कालाबाजारी करें इस तरह से। इसके अलावा जो वो है निजी मंडी से किसको फायदा? किसान को नहीं, व्यापारी को फायदा। और उसी के लिए सारे रास्ते साफ किए गए हैं कि इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से उस राज्य में, जहां चाहे खरीद ले, जहां चाहे बेच दे। तो आपने इस पूरी किताब में वो सारी चीजें
इन तीनों का। और दूसरा जो एग्रीमेंट वाला कानून है, किसान और व्यापारी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, उसके कितने गंभीर परिणाम होंगे। और एक ही उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि सरकार ये जो तीसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसकी धारा 3, उसमें जैसे ही किसान और व्यापारी का एग्रीमेंट हो जाएगा और ये एग्रीमेंट जब पूरे देश में हो जाएगा तो जो 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बना, जिसमें इस देश के 82% लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए, अनाज उपलब्ध कराने के लिए एफसीआई की व्यवस्था है, और एफसीआई और जो राशन की 5 लाख दुकानें हैं उनके लिए अनाज कहां से लावेगी ये बताओ। अगर सारे किसानों का व्यापारियों से समझौता हो गया तो जो अनाज है वो तो पूरा का पूरा व्यापारियों के गोदाम में चला गया, तो एफसीआई के लिए कहां से आएगा अनाज? जो गरीबों को 5 लाख राशन की दुकानों से अनाज दिया जाता है उसके लिए कहां से लाएगी अनाज? नहीं होगा। और नहीं होगा तो मजबूरी में वो लोग व्यापारियों से, उनकी दुकानों से अनाज खरीदेंगे। और व्यापारी यहाँ धर्म का काम करने के लिए नहीं बैठे, व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए, अपने फायदे के लिए सारे काम करते हैं। तो जो अनाज आज उन्हें 2 रुपए 3 रुपए राशन की दुकानों पर मिल जाता था, वो अनाज उन भूखे लोगों को जिनके पास रोजगार भी नहीं है, मोदी जी ने पूरी तरह खत्म कर दिया, उन लोगों को वो अनाज 25-30 रुपए किलो नहीं हो सकता, 50 रुपए हो सकता है, बढ़ के 100 रुपए कहीं भी हो सकता है। जैसे आज की तारीख में सरसों का तेल जो 80 रुपए था वो 200-250 रुपए तक पहुंच गया। तो मैंने उन सारे सवालों को जवाब दिए हैं। और अमेरिका में और यूरोप में जिस तरह से किसानों की बर्बादी हुई, इसी तरह के कानूनों के माध्यम से उनका भी सारा हवाला सारे सबूतों के साथ मैंने इसमें दिया है, ताकि लोग समझ सकें और जान सकें कि किस तरह से कानून के माध्यम से देश को तबाह किया।